अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्किल्स स्टूडियो। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे कि इमेज कंप्रेशन क्या होता है और इमेज कंप्रेशन हम क्यों करते हैं और इमेज कंप्रेशन को करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो इमेज कंप्रेशन क्यों करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हमारा डाटा रिडंडेंट होता है। डाटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डाटा सेट है और उसके अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है जो रिपीटेड मैनर में है, एक डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे स्टोरेज बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो दैट डाटा इज़ द डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा रिडंडेंसी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि डाटा रिडंडेंसी को हम लोग किसी भी डाटा में से एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो लेट बी एंड बी डैश डिनोट द नंबर ऑफ बिट्स इन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। द रिलेटिव डाटा रिडंडेंसी आर इज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाटा है, इस डाटा में 1 1 1 1 1 1 1 2 1 है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 हमारे पास, हमने बी एक डाटा है हमारे पास जो बी इज़ द नंबर ऑफ़ बिट्स जो हमें 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी डैश भी हमारे पास नंबर ऑफ़ बिट्स हैं जो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसकी रिडंडेंसी हम लोग किस तरह से निकालेंगे, उसके फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सी। जो सी जो है हमारे पास आता है कॉम्प्रेशन रेशो। कॉम्प्रेशन रेशो कैसे निकालते हैं कि हम लोग कॉम्प्रेशन रेशो हमारे पास जो ओरिजिनल बिट आती है डिवाइडेड बाय द कॉम्प्रेस्ड बिट्स होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल बिट्स 10 हैं, हमारे पास एक रेशो है 10 to 1, इसका मतलब ये है कि हमने 10 बिट्स को कंप्रेस किया है इन 1 बिट। तो इसकी कंप्रेशन रेशो हम लोग कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, और इसका जो है रिलेटिव रिडंडेंसी निकालने के लिए हम लोग करेंगे 1 माइनस 1 ओवर 10, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.9। 0.9 का मतलब ये है कि हमारे पास जो 90% डाटा है वो इस डाटा के अंदर रिडंडेंट है, मतलब कि रिपीट हो रहा है। अब आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डाटा रिडंडेंट का क्या मतलब है। वाई डू वी नीड कंप्रेशन। कंप्रेशन हम लोग करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जब डाटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डाटा रिडंडेंट जब होगा हमारे पास, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो रिपीटेशन की वजह से हमारा डाटा बहुत ज़्यादा ले लेता है सिस्टम। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कंप्रेशन करते हैं। दूसरा होता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। कंप्रेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रिडंडेंसीज। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट कंप्रेशन। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिडंडेंसीज हैं, जिसमें पहली है कोडिंग रिडंडेंसी, सेकंड है स्पेशल एंड टेम्पोरल रिडंडेंसी, इसको इंटरपिक्सल रिडंडेंसी भी कहते हैं, और थर्ड है हमारे पास इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो कोडिंग रिडंडेंसी है उसकी एग्जांपल ये सामने है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास एक इमेज है और इस इमेज में आधा पोर्शन जो है वो ब्लैक है और आधा पोर्शन वाइट है, और ये इमेज जो है वो 100 बिट्स की है। तो 100 बिट्स में से 50 बिट्स ब्लैक ने ले लिए हैं और 50 बिट्स वाइट ने ले लिए हैं। अब जो ब्लैक बिट्स हैं वो अगर हमारा एक भी बिट, वो सारे 50 बिट्स अगर हमारे 8 बिट्स में या एक बिट में 1 बिट में स्टोर हो जाए, तो हमारा डाटा जो स्टोर हो जाएगा, हमारा जो स्पेस है वो बच जाएगी कंप्यूटर में। तो हम ये क्या करेंगे कि जो 50 बिट्स हैं उनको कंप्रेस करेंगे 8 बिट्स में, ठीक है। तो हमारे जो 50 बिट्स होंगे वो 8 बिट्स में कंप्रेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 50 टाइम्स रिपीट हो रहे थे बिट्स, वो अब हमारे पास सिर्फ 8 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट 2D इंटेंसिटी एरेज कंटेन मोर बिट्स दैन आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द इंटेंसिटीज। सेकेंड है स्पेशल एंड टेम्पोरल रिडंडेंसी। स्पेशल हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो स्पेशल डोमेन में होता है, पिक्सल टू पिक्सल वाली हम लोग कर रहे होते हैं। तो जो रिडंडेंसी हमारे एक पिक्सल टू पिक्सल में आ रही होती है वो स्पेशल रिडंडेंसी होती है, और जो स्पेशल रिडंडेंसी होती है वो ज़्यादातर हमारी इमेजेस के अंदर होती है। इमेज के अंदर इस तरह से होती है कि हमारे अगर इमेज के बैकग्राउंड में एक ही पिक्सल जो है, एक ही कलर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो स्पेशल रिडंडेंसी होगी। और टेम्पोरल रिडंडेंसी हमारी ज़्यादातर वीडियोस में आती है, क्योंकि वीडियोस में अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड सेम रहता है, और जो अंदर मूवमेंट हो रही है, कोई बर्ड मूव कर रहा है या कोई ह्यूमन मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होगी, तो वो टेम्पोरल रिडंडेंसी हो जाती है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सेम है।
थर्ड आ जाती है इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये होती है कि हमारे पास हमारे डेटा सेट में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए नहीं। जो ऊपर दो रिडंडेंसीज हैं, कोडिंग और इंटरपिक्सल या स्पेशल और टेम्पोरल रिडंडेंसी, वो ऐसी रिडंडेंसी होती है कि हमारे अंदर जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो हमें चाहिए लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही हैं, जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं। जो इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है या वो ऐसे पिक्सल्स हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो है ये फर्स्ट वाली ये कोडिंग रिडंडेंसी की है। कोडिंग रिडंडेंसी हमारे पास ये थी कि हमारे पास ये देखें बैकग्राउंड में पिक्सल आ रहे हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड आ रही है स्पेशल रिडंडेंसी। स्पेशल रिडंडेंसी ये होती है कि आपके पास एक ही रो है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है। अब ये ब्लैक जो है वो किस तरह से आएगी कि ये बार बार ब्लैक रो आ रही है फिर बार बार वाइट रो आ रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लैक रो है इसको हम एक बिट दे देंगे, बिट का नंबर दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये 8 बिट का है। तो उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी सेम रोज़ आएंगी, सेम कलर की रोज़ आएंगी, वो सारी 8 बिट की ही आएंगी, ठीक है। ये स्पेशल रिडंडेंसी होगी। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये देखें ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसकी वजह से ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब इन तीनों टाइप ऑफ रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम लोग हफमैन एल्गोरिथम लगाते हैं। स्पेशल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम लोग लगाते हैं रमनन इनकोडिंग, और जो थर्ड है उसको भी अभी हम रिमूव करेंगे। तो कोडिंग रिडंडेंसी जो है वो हम हफमैन कोडिंग से रिमूव करते हैं, जो में ये बहुत लंबी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल रिडंडेंसी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। स्पेशल और टेम्पोरल रिडंडेंसी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्पेशल और टेम्पोरल रिडंडेंसी में 256 इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं। 256 इंटेंसिटी वैल्यूज़ कैसे होती हैं कि हमारे पास एक 8 बिट का इमेज है, ठीक है, और उस 8 बिट के इमेज के अंदर हमारे पास 256 इंटेंसिटी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेशल रिडंडेंसी जो हमारी इमेज के अंदर थी उसके अंदर 256 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 256 इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ सकते हैं। जो हमारी अलॉन्ग ईच लाइन थी, द पिक्सल्स अलॉन्ग ईच लाइन आर आइडेंटिकल। जो एक रो में या एक कॉलम में इंटेंसिटी लेवल्स आ रही हैं वो सारी सेम होंगी। द इंटेंसिटी ऑफ ईच लाइन वाज रैंडमली सेलेक्टेड, कि इसमें जो है वो कोई सा इंटेंसिटी लेवल आ रहा है, इसमें कोई इंटेंसिटी लेवल है, ये सारे जो हैं वो रैंडमली सेलेक्टेड थे। रन लेंथ पेयर में जो स्पेशल और टेम्पोरल रिडंडेंसी होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रन लेंथ पेयर लगाते हैं। और रन लेंथ पेयर के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारा जो इंटेंसिटी लेवल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। एक इंटेंसिटी लेवल ख़त्म हो रहा है, जो दूसरा इंटेंसिटी लेवल है वो उसका स्टार्ट देखना है, और हमने ये देखना है कि उस इंटेंसिटी लेवल के अंदर कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 256 पिक्सल्स की एक इमेज है, ठीक है। 256 पिक्सल की एक इमेज का मतलब ये है कि 256 बाई 255 256 पिक्सल की एक इमेज है, ठीक है। और हमने उन 256 को सिंगल 8 बिट से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद उसका जो कंप्रेशन रेशियो था, कंप्रेशन रेशियो का अगर आपको फार्मूला मैंने ऊपर डिस्कस किया था, उसका फार्मूला था ये वाला कि हमारे पास ओरिजिनल बिट्स डिवाइडेड बाय कॉम्प्रेस बिट्स। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे कि ये हमारे पास ओरिजिनल बिट्स थी डिवाइडेड बाय ये जो है वो हमारे पास बिट्स कॉम्प्रेस हो गई हैं, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल बिट्स थी। जिस तरह हम लोग m क्रॉस n निकालते हैं ना, m क्रॉस n, जिस तरह m क्रॉस n है, फॉर एग्जांपल अगर ये 3 क्रॉस 3 बिट का इमेज है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 बिट का इमेज है, तो हम 3 क्रॉस 3 के लिए कैसे करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम लोगों ने 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया है, और फिर हमने उसको कॉम्प्रेस बिट्स में कर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है कि 128 बिट्स को हमने सिर्फ एक बिट में स्टोर कर दिया। तो इमेज तो कंप्रेस हुई ना, एक जगह जो है वो 128 बिट्स ले रही थी, जगह स्पेस ले रही थी, दूसरी जगह जो है वो सिर्फ 1 बिट ले लिया। तो इस तरह हमारा इमेज कंप्रेस हो गया और हमारी स्पेस जो है वो सेव हो जाएगी। जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें डाटा में चाहिए ही नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 256 इंटू 256 वही है कि हमारा पिक्सल बाय पिक्सल है, और हमने उस 256 को 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 बिट्स को मज़ीद 8 बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये अगर बिल्कुल केबीज़ में भी हो तो हमारे लिए वो फ़ायदा है, हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगी।
तो ये क्या कह रही है कि हमारे पास 65536 मतलब कि 60,000 बिट्स थे, 65,000 बिट्स थे, और उन 65,000 बिट्स को हमने 1 बिट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद आ जाता है मेजरिंग इमेज इन्फॉर्मेशन। मेजरिंग इमेज इन्फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि हमने इमेज की इन्फॉर्मेशन को मेजर करना है। तो हमारे पास एक रैंडम इवेंट है ई, और उसकी प्रोबेबिलिटी है टू अकर फॉर दैट इवेंट इज़ पी ऑफ ई। तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इमेज इन्फॉर्मेशन को मेजर करने के लिए क्या करेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है इंट्रोपी की। इंट्रोपी का सिंपल फार्मूला ये होता है कि आपने समेशन लेना है आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो, और लॉग ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या आपने सिंपल समेशन इज गिवन अ सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट्स फ्रॉम अ डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉसिबल इवेंट्स A1 A2 to AJ with associated probabilities. The average information per source is called the entropy. AJ is called the source symbols. ये जो है वो हमारे सोर्स सिम्बल्स होंगे जो हम आगे भी सॉल्व करेंगे, जो आपको हफमैन कोडिंग में अच्छा समझ आ जाएगा। बिकॉज दे आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट द सोर्स इज कॉल्ड ज़ीरो मेमरी सोर्स। अब ये जो सोर्स सिम्बल्स हैं ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इस वजह से इसको ज़ीरो मेमरी सोर्स कहते हैं। If an image is considered to be the output of a imaginary zero memory intensity source, we can use the histogram of the observed image to estimate the symbol probabilities of the source. The intensity source entropy becomes, ये यहाँ पे इन्होंने PR को मल्टीप्लाई कर दिया है। PR का मतलब है कि जो हम हिस्टोग्राम में PDF निकालते थे, PDF हम लोग किस तरह से निकालते थे कि हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ थी हर प्रोबेबिलिटी को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते थे। उसके बाद आता है फिडेलिटी क्राइटेरिया। फिडेलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि हमारे पास ये एक इमेज है ओरिजिनल, ठीक है, ये एक ओरिजिनल इमेज थी और हमने इस इमेज को इन्हांस किया है, ये हमारे पास इन्हांस्ड इमेज है। ठीक है, अब दो इमेजेस के बीच में हमने ये चेक करना है कि हमारे पास डिफरेंस कितना आया है, इस इमेज से क्या डिफरेंस आया है या इस इमेज में क्या मॉडिफाइड आया है कि हमारे पास ये इमेज बनी है। ये हमारे पास जो थी वो ओरिजिनल इमेज थी XY, और ये जो है वो हमारे पास मॉडिफाइड इमेज बनी है XY। इन दोनों के बीच में जब हमने सिमिलैरिटी देखनी है या डिफरेंस देखना है कि क्या आया है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे फिडेलिटी क्राइटेरिया से। लेट fxy be the input image and f hat xy be the approximation of fxy. The images are of size n क्रॉस n. तो फिडेलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रूट मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करेंगे। रूट मीन स्क्वायर को याद रखने का जो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आपने रूट का मतलब ये है कि आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, मीन का मतलब ये है कि आप जिन दो चीज़ों के ऊपर, जिन दो फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनका मीन लेना है। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या था, एरिथमेटिक मीन निकालना देखा था। तो एरिथमेटिक मीन हमने यहाँ पे भी फिडेलिटी क्राइटेरिया में भी दो इमेजेस का एरिथमेटिक मीन निकाला है। तो एरिथमेटिक मीन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, 1/mn वेयर m और n इज़ द साइज ऑफ अवर इमेज, और समीशन m-1 x जो है वो 0 से n-1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो f जो हमारे पास न्यू इमेज आई है, मॉडिफाइड इमेज आई है, जो ये वाली इमेज थी उसको हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल इमेज में से। ठीक है, ये हमारे पास मीन आ गया, और स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने इस मीन का जो है वो स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर लेना है, उसके बाद रूट आ रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन का हमने रूट लेना है। तो जो रूट मीन स्क्वायर इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी फिडेलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि द मीन स्क्वायर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑफ द आउटपुट इमेज। हमारे पास मीन स्क्वायर सिग्नल है, उससे हमने चेक करना है कि हमारा नॉइज़ कितना आया है। तो नॉइज़ हमारा जो था वो इस वाली इमेज में आया था, न्यू इमेज में आया था। ठीक है, तो हमने वो नॉइज़ी इमेज जो है वो ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना है, उसका रेशियो ले लेना है विद द इमेज, विद द मीन ऑफ इट। अब ये एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है, ये रूट मीन स्क्वायर 5.17 है, ये रूट मीन स्क्वायर 15.67 है, और ये जो है वो 14.7 है। ये एग्जांपल्स हमें ये बता रही है कि जितना रूट मीन स्क्वायर एरर जो है वो छोटा होगा उतनी हमारी इमेज जो है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर एरर सबसे बड़ा था, तो ये वाली इमेज जो है वो आपको समहाउ ब्लर नज़र आ रही है।
ये इमेज जो है ये हमारे रूट मीन स्क्वायर थोड़ा सा लेस हो गया है, 14 पे आ गया 15 से, तो ये हमारे पास क्लियर आ रही है। और ये रूट मीन स्क्वायर देखिए ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है एज़ कम्पेयर टू दिस टू। उसके बाद हमारे पास इमेज कंप्रेशन मॉडल्स आ जाते हैं। इमेज कंप्रेशन मॉडल्स जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज है, ये वाली। इस ओरिजिनल इमेज को हमने डालना है मैपर के ऊपर। अब मैपर क्या करता है कि हमारे पास जो मैपर होता है वो हमारी इमेज के ऊपर इस तरह के फंक्शंस अप्लाई करता है कि हमारी इमेज को सूटेबल बना देता है फॉर द कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर RGB इमेज है, आप उसको कंप्रेस करना चाह रहे हो तो वो YUV इमेज में उसको रख देगा, ठीक है। सेवरल प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स उसको परफॉर्म करेगा कि वो कंप्रेशन के स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कर सके। सेकेंड आ जाता है क्वांटाइज़र। क्वांटाइज़र हमारा क्या करता है कि हमारी इमेज को स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है और उन स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को इस तरह से कंप्रेस कर देता है कि हमारा इमेज जो है वो कंप्रेस हो जाता है। तो क्वांटाइज़र जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इमेज कंप्रेशन मॉडल के अंदर, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ कंप्रेस हो रही हैं वो क्वांटाइज़र के अंदर होंगी। उसके बाद सिंबल कोडर आएगा। सिंबल कोडर क्या करता है कि जो हमारी वैल्यूज़ कंप्रेस हुई हैं उन वैल्यूज़ को कोड करता है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको सिंबल डिकोड करता है। सिंबल डिकोड करने के बाद उसको इन्वर्स मैपर लगाता है। इन्वर्स मैपर इसलिए लगाता है कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में मैपिंग की थी RGB से YUV में गए थे, वो हमारा YUV से वापस RGB में आ जाता है। तो जो इमेज कंप्रेस हमारे पास होता है वो होता RGB का ही है। हमारी वैल्यूज़ उसके अंदर जो बिट प्लेन्स होती हैं, जो पिक्सल वैल्यूज़ होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। ये कुछ इमेज स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरह अगर बाइनरी में काम करते हैं आप तो CCITT होता है, और कॉन्टीन्यूस टोन में JPEG हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ भी करते हैं और देखते भी हैं। और अगर वीडियोज़ में देखना है तो MPEG-1, MPEG-2 एंड MPEG-3। So this was all about the image compression. If you have any question related to that topic, you can ask. Or in the next lecture, I'll be discussing the Huffman coding in details. और जो बाकी coding techniques हैं to remove the redundancies वो हम next lecture में discuss करेंगे. Thank you.